आज मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ही आला इंसान है वो। मुझे उनके साथ ऐसे ही लगा कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, और ऐसा एक्टर बहुत कम करते हैं, अपना काम छोड़ के आपके काम पे भी काम कर रहा है। अहले तालीम की आंख भरती है, भरती होगी, मगर मुफलिसों का ये पेट भर नहीं सकती। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, थिएटर से बहुत अरसे से मुंसलिक हैं वो, 15 साल से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। हमने उनको लास्ट मोर महल में देखा था और आजकल हम उनको देख रहे हैं जो बिछड़ गए में। इंडिया से भी पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान में भी अजोका ग्रुप ऑफ जो थिएटर है उससे मुंसलिक रहे हैं, और बोल में, जिंदा भाग में उनको आपने देखा हुआ है। तो आज मेरे साथ हैं उस्मान ज़िया। और जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी और जब मैं देख रही थी, तो सिर्फ एक चीज़ मेरे जहन में आई कि वो तमाम लोग जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं बट उन्हें कोई मंजिल शायद नज़र नहीं आती या फाइनेंशियल गेन्स समझ नहीं आते। कभी कभी मैं भी उस स्टेज पे आ जाती हूँ। मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन थे और उनको देख के मैंने सोचा कि वाओ, वो एक अपना पाथ फॉलो कर रहे हैं, मे बी मुझे भी यही करना चाहिए। तो आज कुछ बातें करते हैं और कुछ कोशिश करेंगे कि बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया इतने प्यारे लफ्ज़ों का। नहीं, मैं सोच रही थी कि क्या बोलूं, क्योंकि एक तरह से बहुत कुछ जहन में आ भी रहा था, लेकिन एक तरह से आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं थी कि मैं किस तरीके से एक प्रॉपर वो दे सकती। तो मैंने थोड़ा सा मिला जुला दोनों को करके कर दिया कि इसी इंटरव्यू में हम आपके बारे में कुछ और जानेंगे। सो टेल मी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ की पैदाइश है आपकी, फैमिली में कौन कौन है? जी, मैं लाहौर से हूँ और शुरू से ही लाहौर में ही रहा हूँ, और Okay. इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में ही आता जाता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादा लाहौर में ही रहता हूँ। ओके। तो लाहौर से हूँ वैसे मैं, मेरी वालिदा, मेरे घर वाले सब पंजाब से। ओके, बहन भाई कितने हैं आपके? मेरा एक भाई है बस, और मैं हूँ। और पढ़ा हुआ क्या है आपने? पाकिस्तान में क्या पढ़ा हुआ है? मैंने कॉमर्स पढ़ी है। किस कॉलेज से बताना चाहेंगे या हम? हाँ, मैं पंजाबियन हूँ, ओल्ड ओके। पंजाबियन। ओके। हाँ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था कि आपके एक्सेंट में कहीं भी वो पंजाबी झलक इतनी स्ट्रांग नहीं आ रही है। सो ये किस तरीके से है? मेरी वालिदा पढ़ाती रही हैं उर्दू और फ़ारसी और अरबी, तो उनकी वजह से शायद, और उन्हें बहुत शौक़ है किताबें पढ़ने का, शेर और ऐसी चीज़ों देखने का, तो वो शुरू से ही फिर वो तो ये शौक वहीं से आया है आपका? जी, ये शौक़ थिएटर और शायरी का और इसका? जी, ये समझ वहीं से आई है। समझ वहीं से आई है। जी। ओके। तो कब आपको ये, मतलब शुरू से आप थिएटर फॉलो करना चाहते थे या क्या था जहन में आपके? हाँ, मुझे शुरू से थिएटर पसंद था, मुझे बड़ी जाके देखते थे थिएटर? हाँ, मैं जाके देखता था थिएटर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि इतने सारे लोग सिर्फ एक आदमी की बात सुन रहे हैं। ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और उस आदमी की बड़ी वो होती है कि वो इतने लोगों को की अटेंशन को ग्रैब करके रखे और जी। वो सुनवाता रहे लोगों को अपनी जी, बात वो ना। सबसे प्यारी बात मुझे ये लगती है एक्टर की, कि अगर उसकी ग्रिप अच्छी हो तो वो जहाँ चाहे रुला दे, जहाँ चाहे ताली ले ले। ये बात भी सही है आपकी, तो ये पर बड़ा, थोड़ा क्रेडिट हम स्क्रिप्ट को भी देंगे उसमें। हाँ, स्क्रिप्ट का बहुत क्रेडिट है, 50-50 चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये लगता है, आपस की बात है, कि आर्ट में लिटरेचर होता है, लिटरेचर में सिर्फ लिटरेचर ही होता है। ओके। लिटरेचर को ज़रूरत होती है आर्ट की, आर्ट को सिर्फ आर्ट की ज़रूरत होती है। ओके। आज हम इंटरव्यू में बहुत ऐसी डीप बातें करेंगे जो आधी तो शायद वेरी ऑनेस्टली राबिया के सर पे से उड़ जाएं, बट ठीक है, जिनको समझ आ रही है वो तो समझ सकते हैं ना हमारे थ्रू। तो कब आप, कैसे पहुंचे आप अजोका तक? मैं पहले शुरू में पंजाबी थिएटर देखता था मैं, हमारे जो लाहौर का एक रिवायती थिएटर है जिसे कमर्शियल थिएटर कहते हैं। उसके बाद मैंने उस फॉर्म को करना चाहा, तो मुझे किसी ने बताया कि हमारे मुल्क में 2 फॉर्म्स चलती हैं, एक को कहते हैं कमर्शियल और एक को कहते हैं पैरेलल। ओके। और कितने बड़े थे आप उस वक्त, किस एज पे? मैं 16 साल का था तब। ओके। तो फिर मुझे उन्होंने समझाया कि ऐसे है, फिर मैंने कहा कि मैं पैरेलल थिएटर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पैरेलल थिएटर में राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स की चीज़ें होती हैं, ये मकसदी होता है,
से ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं। तो ओके लोगों को अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ज़िंदगी का बेहतर होना सबसे ज़्यादा यही है कि लोगों को अच्छा लगे। ओके कमर्शियल थिएटर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कराची का। अक्सर मुझे लगता है जो पैरेलल वाले होते हैं वो ज़्यादा कमर्शियल वालों को उस तरह देख रहे होते हैं, कमर्शियल वाले कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत ही हाँ, शुरू से लगता है आपको ऐसा ऐसा हाँ, मुझे लगता है परसेप्शन है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर जब आप कह रहे हैं कि एंड आप बड़ी उससे रिस्पेक्ट से कह रहे हैं, सो आई लाइक इट। लगता क्या ऐसा है, जब से ये पैरेलल थिएटर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है और लिटरेरी फेस्टिवल्स हो रहे हैं अदब के, तो फिर तनकीद भी हो रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कमर्शियल वाले पैरेलल वालों पे इतनी तनकीद नहीं करते जितने पैरेलल वाले कमर्शियल वालों पे करते हैं। और कभी भी किसी ने जाके उनसे ये नहीं कहा कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे, आओ हम मिल के करते हैं। बट आपको लगता है कमर्शियल वाले सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, ओके बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। और किसी को अच्छी चीज़ बताई जाए और किसी को अच्छी शक्ल दिखाई जाए तो वो क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए फिर पैरेलल वालों को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पोटेंशियल है वहाँ पे। नीचे तो आना ही पड़ेगा। असल में ग्रास रूट लेवल की बात सभी करते हैं, हम रशिया की मिसालें देते हैं, फलाना देते हैं इधर उधर, लेकिन हम कभी भी ग्रास रूट के साथ काम नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो आपने फिर 16 साल की उम्र में अजोका को ज्वाइन कर लिया, तो एजुकेशन छोड़ दी उस टाइम पे आपने? नहीं, मैं तब बैचलर था, बीकॉम में था मैं। तो फिर मुझे एक सईदा दीप है, मेरी बिल्कुल माँ की तरह है, मेरी माँ है वो। लाहौर में वो पीस एंड सेकुलर स्टडीज़ चलाती हैं। अच्छा। एक इदारा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें आज एक जगह लेके चलती हूँ जिसे अजोका कहते हैं। तो वहाँ मैं गया। अच्छा। वहाँ मेरी मदिया गौर जी के साथ मुलाकात हुई। ओके। फिर मैंने एक छोटा सा स्ट्रीट थिएटर किया उधर। उन्होंने फिर बताया कि कमर्शियल और ये पैरेलल में क्या फ़र्क है, कि पैरेलल को कहते हैं कि ये मकसदी है, और ये भी बताया कि कुछ लोग मकसदी कर रहे हैं और कुछ लोग मकसदी कर रहे हैं। तो वो लोग कौन है। तो वो फिर सारी समझ उधर से मुझे मिली। मुझे उन्होंने फिर पढ़ाया, वर्कशॉप्स पे भेजा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मुझ पे बहुत ही एतबार किया मदिया जी ने जी। मुझ पे भरोसा किया, मुझे बड़े बड़े रोल्स ऐसे दिए, सरमद सूफ़ी के, भगत कबीर के। ये तब बड़े यंग थे आप उस एज पे? जी जी। मैं जो दारा है 2009 में हुआ था पहले। ओके। और उस वक्त क्या एज थी आप? मतलब उस वक्त मेरी मेरे ख्याल 22-23 थी। ओके। लेकिन ट्रेनिंग तो उससे पहले आपकी जी, ट्रेनिंग उससे पहले हो गई थी। और उस वक्त आप वो सारे कैरेक्टर्स कर रहे थे? जी, दारा तो बाद में आया। जी जी। उस वक्त मैं सारे ये चीज़ें कर रहा था। और ट्रेनिंग एक्चुअली थिएटर वालों की ट्रेनिंग जो होती है वो तभी शुरू हो जाती है जब वो मिल जाते हैं आपस में, पिक करते हैं वो चीज़ों को। और मुझे ये बड़ी प्यारी बात लगती है कि आपके पास अपना तो कुछ भी नहीं, आपके पास वही होता है जिनसे आप मिलते हैं, जिनको सुनते हैं और जिनको देखते हैं। उन्हीं का जौहर होता है आप में। तो हमारे यहाँ पे बहुत कमाल लोग हैं। वैसे इंडिया कैसे पहुँचे आप? ये ख्याल कैसे आया कि मैं NSD जाके पढूं? मुझे अजोका ने एक वर्कशॉप के लिए भेजा और फिर सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें लगा कि मुझे जाना चाहिए। मदिया की बहुत ये होती थी कि अगर कोई करना चाहता है तो वो आखिरी हद तक उसे करती थी कि ये करे है। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती थी? जी, फाइनेंशियल सपोर्ट ही है ये कि अगर आप जा रहे हैं और आपका खाना, रहना, पीना, आपका जो किराया जात है वो आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपने सिर्फ जाके उधर करना है सीखने से पहले। तो कितने साल थे आप वहाँ पे इंडिया में? मैं दिल्ली में? आप दिल्ली में थे? जी, मैं ऑन एंड ऑफ आता जाता रहा हूँ, कोई 2008 से लेके और 2015-16 तक जब ये लास्ट केस हुआ। So there is नॉट वन कोर्स, आप छोटे-छोटे शॉर्ट कोर्सेज कर रहे थे? जी, छोटे-छोटे। और इसमें फिर मैंने शीमा, यहाँ की शीमा किरमानी जी, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वो बहुत कमाल खातून है। मैंने उनके साथ भी परफॉर्म किया हैदराबाद दक्कन में।
और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ भी मैं जोका के अलावा काम करता रहता हूँ। तो कितने अरसे के कोर्सेज होते थे? 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन? 3 महीने, 6 महीने, साल ऐसे करके होता था। सो कैसा एक्सपीरियंस था इंडिया में सीखने का? आप पाकिस्तानी थे, वो आपको किस तरह ट्रीट करते थे? कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? कोई लर्निंग वहाँ की, कोई चीज़ जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, वो शेयर कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग चीज़ तो सबसे पहले जब हम गए, तो जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, तो वही हमारा एक फ़िल्मों वाला एक बना हुआ है, यहाँ की फ़िल्में Yeah. देख-देख के। Yeah. तो फिर पता लगा कि सब चीज़ें तो एक हैं, हर चीज़ एक है। एक्चुअली वो जो गालियाँ हैं वो भी सेम है हमारी। अच्छा। ओके। तो आर्ट फॉर्म थोड़ा डिफरेंट है। तो सीखना वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं केवल धालीवाल साहब से भी पंजाब में बहुत काम किया मैंने, क्योंकि मुझे पंजाब का जो फॉर्म है थिएटर का और उसके गाने वाने मुझे बहुत बेहतरीन लगते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, आपको Yeah. बहुत ऊंचा गाना पड़ता है। जी, गाते हैं आप वैसे? मैं थिएटर का आदमी, हाँ, गा लेता है। चलिए हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इंडिया में एक्सपीरियंस, पहले तो ये क्या आपको फ़र्क क्या लगा? यहाँ पे आप सीख रहे थे, आपने किया था, फिर वहाँ जाके जब सीखना शुरू किया, तो क्या चीज़ सबसे पहले आपको हिट की? एक्सेप्टेंस की। इन व्हाट सेंस? वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, जो अच्छी बात है हम भी करते हैं, लेकिन हमारी दरअसल दीवार कच्ची है मगर प्रीत सच्ची है अभी। तो एक्सेप्टेंस का मुझे ख़ास फ़र्क नज़र आया कि अगर मैं कोई फॉर्म कर रहा हूँ, अगर मैं नाच रहा हूँ, तो शायद यहाँ पे मुझे लोग उस नज़र से ना देखें जहाँ। रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रिस्पेक्ट वैल्यू की बात हाँ, कर इसका रहे हैं? मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कम है? हाँ, वैसे सही गलत अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं, कम ज़्यादा होता है। तो हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है। बट इंडिया के तो ये वी कैन से कि उनकी तो रहन सहन, कल्चर, रिलीजन हर चीज़ में आता है, तो वहाँ यू आर कम्प्लीटली राइट कि वो एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट वो उनके लिए बहुत बड़ी, हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे लेकिन नहीं हमारा है। भी वही हिसाब है। हमारे भी, अगर आप देखें, वही जो हम बात कर रहे थे सूफियों की, कि जब सूफीज आए तो आपके सारे सूफीज आर्टिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, शायर थे, जी। राग रंग साज नाच करते थे वो लोग। तो हमारा भी वही हिसाब है। और वैसे भी अगर आप यहाँ के हिसाब से बात कर लें तो अल्लाह गॉड का नाम है अल-मुसव्विर, यानी अल-मुसव्विर जी। के तख्लीक़कार, जी। बनाने वाला, द आर्टिस्ट। और मुझे नहीं लगता कि गॉड किसी को तब तक पैदा कर सकता है जब तक अपनी सिफ्त ना डाले उसमें। बहुत ही डीप और तो इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। आर्ट इज खुदा वाला काम। हाँ, लेकिन वो फ़र्क ज़रूर है कि हम कहते हैं कि हमारी इबादत है, लेकिन कुछ लोगों का वज़ू भी नहीं होता। तो वो सिलसिला है, हर जगह ऐसे है। मैंने कहा ना, आज तो एक के बाद एक डीप बात आती जा रही है बड़ी। आपने बहुत ही, खैर आप लिखते भी हैं राइट? तो नसीरुद्दीन शाह से कैसे मुलाकात हुई आपकी? मैं एनएसडी में उनसे मिला और उनसे बात हुई मेरी। फिर एक कोर्स था छोटा सा, बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज और स्टूडियो प्रोडक्शन। ओके। तो उसका थोड़ा थोड़ा सा एक लेक्चर था, मैंने लिया और मैं चुपके से घुस गया उनकी क्लास में ना, क्योंकि अच्छा। मैं उसमें क्लास में आप थे नहीं, लेकिन आप घुस हाँ गए। हाँ मैं हाँ। नहीं था। हाँ। वो तो बाद में फिर मैंने नसीरुद्दीन शाह हो तो मैं भी यही करूँगी। पीछे पीछे उनको फॉलो कर रही होंगी, यू नो। तो मैं चला गया, मैंने 15 मिनट्स उधर बैठा, मुझे किसी ने नहीं कहा कुछ, और मैं थोड़ा लगता भी थोड़ा वैसे हूँ, सांवला सा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तो पहचाना नहीं उन्होंने कि ये बंदा पाकिस्तानी हो सकता है, उधर के किसी एनएसडी के लोगों ने भी नहीं। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मदिया जी ने फिर हमें वर्कशॉप्स पे भेजना शुरू कर दिया और आगे वही साहब थे। फिर उनसे बातचीत होती रही। फिर मैंने एक फ़िल्म की उनके साथ, जब ज़्यादा दोस्ती और प्यार बढ़ा उनसे। एक स्टूडेंट और टीचर वाला मामला भी हुआ असल में, जब जिंदा भाग फरजाद नबी की 2014-15 में आई थी। तो वो मैंने उनके साथ की, उनमें मैंने उनका चमचा ख़ास का रोल निभाया और बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा उनके साथ।
और वो बहुत ही कमाल आदमी है, और मुझे लगता है कि वो सीखने से पहले कर लेते हैं। सीखने से पहले कर लेते हैं? हाँ। ओके, व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि मुझे कुछ सीखना है, लर्निंग प्रोसेस, तो आपको, अगर आप देखी जाए तो आपको सीखना तो हमेशा डिप्रेशन पड़ता है या हार सीखनी पड़ती है। जीत तो एक्चुअली वांट है, उसे सीखना थोड़ी है। ट्रू। और आपको हार को सीखना पड़ता है कि जब आप हारते हैं या आपके पास से कोई चीज़ छिन जाती है या कोई डिप्रेशन होता है, तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा सीख है इस चीज़ की, जो मुझे भी बहुत इम्प्रेस करती है। ये आपने किस तरह ये बात नोट की उनके बारे में? व्हाट मेड यू, मतलब ये रियलाइजेशन कैसे आई आपको उनके बारे में कि ये बड़ी डीप और बड़ी उससे पर्सनल सी चीज़ होगी, या इस चीज़ को ऑब्जर्व करना किसी इंसान के बारे में? कुछ हुआ, कोई बात हुई जिससे आपको ये लगा? बात दरअसल ये है कि वो नसीर साहब की जो पर्सनालिटी है ना, अगर वो किसी से बात करेंगे तो बहुत खुल के सामने आ जाते हैं वो। ओके। और एक्टर से एक्टर बात कर रहा हो तो आप नहीं छुपा सकते। एक्सपीरियंस है तो दोनों चीज़ें एक ना, एक का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक का कम हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनकी समझ में फ़र्क नहीं हो सकता। ओके। तो मुझे ये उनमें से आई, और ये बात मैंने उनसे सीखी, और मुझे इस बात का पहले भी पता था, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता था इसे। तो आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया? मैंने इम्प्लीमेंट, मुझे डिप्रेशन कभी नहीं होता आज तक। ये जो लोग कहते हैं बड़ी मेहनत की यार वहाँ पे, मैं आज तक नहीं थका। जैसे हार्ड वर्क और वांट दो चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है वांट ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क का तो मतलब ही है थका देने वाला काम, वांट आपको पहुंचा देती है। हार्ड वर्क टेक्निकल होता है ज़रा, और हम टेक्निकल नहीं है इतने। नसीरुद्दीन शाह साहब क्या कहते थे आपको? आपका काम देख के कभी उन्होंने कुछ कहा, कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया जिससे आपने बोला ओके यार आज तो मज़ा आ गया मुझे सुन के ये बात? मुझे जिंदा भाग पे उन्होंने, मंजर से भाई साहब भी बैठे हुए थे और नसीर साहब भी बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यार तू सही है। मैंने कहा ठीक है। तू सही है बस। तो उनका सही कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि नसीर साहब हों या कोई भी हो, एक्चुअली आपको दिल को समझना पड़ेगा एक इंसान के। आप किसी के साथ इसीलिए बैठते हैं और किसी को पहले मानते तब हैं। पहले होता है, दो चीज़ें होती हैं मुझे लगता है, जानना और मानना। मुझे लगता है मान जाना चाहिए ताकि आप जान सकें। अगर आप पहले जानने जाएंगे ना तो फिर आप मान नहीं सकते। तो मैंने उनकी चीज़ों को माना, और वो बहुत ही शानदार इंसान है। जैसे अभी जो इंडिया में हालात हो रहे हैं मुस्लिम्स के साथ, हाँ मुस्लिम्स के साथ, और ये वो, तो वो बहुत शदीद डिप्रेशन में है, लेकिन वो जो है उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। अब और भी हैं लोग जिन्हें ये बात करनी चाहिए इंडिया में रहते हुए, लेकिन उनके ख़ास मकासद हैं और फ़ायदे नुकसान पे चल रहे हैं। नसीर साहब की सबसे प्यारी बात ये है कि वो फ़ायदे और नुकसान पे नहीं चलते, और डर तभी ख़त्म होता है जब आपकी ज़िंदगी से फ़ायदा और नुकसान निकलता है। कभी नसीरुद्दीन शाह ने कोई बात, वैसे तो वो कहते रहते हैं और बहुत उन्होंने काम भी किया हुआ है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, पाकिस्तान में भी किया हुआ है, आपको कभी कोई ऐसी बात उन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में बोली हो जो आपको याद हो और आप इस वक्त शेयर कर सकें हमसे? वो या कोई बात होती है ना, ऐसा हमेशा कोई उनके पाकिस्तानियों के बारे में ज़रूर बोलेंगे कि यार आप लोग तो ऐसे होते हैं, अच्छी बात ऑफ कोर्स। हाँ, अच्छी बात भी, और कुछ जब वो आए बारी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स हो रही थी इस फिल्म की, जब वो आए तो उन्होंने स्टूडियो का फ्लोर देखा और ऊपर जब छत देखी तो उन्होंने कहा एनसीए में जाके कि अभी टाइम लगेगा, कोई थोड़ा टाइम लगेगा, कोई 100 साल लगेंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे। लेकिन फिर यही जो बात है जो मैं आपको बता रहा था कि दीवार कच्ची है पर प्रीत सच्ची है, ये मैंने उनसे कहा था। आपने कहा उनसे? उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा यूं करके, जैसे वो कहते हैं। और ये फिर अभी जब चेयरमैन बने पारू भैया, पारेश रावल साहब जी, एनएसडी के, तो मैंने उन्हें भी यही बात की, अपने फेसबुक पे लिखा कि सर है ऐसा
तो दीवार यहाँ पर कच्ची है बट प्रीत प्रीत सच्ची है। सच्ची अब है। तो मैंने भी पकड़ लिया है। हाँ तो दीवार तो वाकई कच्ची है ना। Yeah, yeah. हाँ तो आप देख लें। अच्छा कितनी प्यारी बात है, मैं जब जाता हूँ अक्सर रिकॉर्डिंग्स पे या डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं, ये जो अजीब किस्म की एक खदशा और एक डिप्रेशन, यार ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा इतने तंग हैं। लेकिन कितनी प्यारी मजे की बात है कि अगर आप उनसे पूछते हैं ना कि यार तुम इतने तंग हो, कितना अरसा हो गया है? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ अक्सर लोग तो छोड़ते भी नहीं है। अगर इतने तंग हो रहे हो तो मुझे लगता है कि वो उन्हीं लोगों ने वो कच्ची दीवार को सहारा देके खड़ा किया हुआ है ना, सो गिरने नहीं दे रहे मुझे। नहीं हमारे बहुत बहुत शानदार लोग हैं। हम बुक्स के अलावा काम करते हैं, कैलकुलेशंस के अलावा काम करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन हमें तरीका है उसका। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक्टर का राइटर से ताल्लुक़ और राइटर का आगे बाकी जितने भी लोग हैं। आर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप, मुझे लगता है आर्ट का मतलब होता है समझ कि चीज़ें प्रेजेंटेबल हो जाएं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, इनको अगर किरात के अलावा भी पढ़ लो तो सवाब में कमी तो नहीं है। मगर उन्हें क्यों किरात के साथ पढ़ा जाता है? क्योंकि वो अच्छा साउंड, ताकि वो दिल को लगे। हाँ वो खूबसूरत लगे, हाँ दिल को लगे। राइट। तो आर्ट का मतलब यही है कि जो जाके सीधा दिल पे असर करे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करें आप आज। मुझे लग रहा है इंटरव्यू बड़ा लंबा चलने वाला है। परेश रावल साहब के साथ मुलाकात हुई, काम किया या क्या नहीं मैंने काम नहीं किया। मैं 2 दफ़ा उनसे मिला। अच्छा। और एक दफ़ा मैं बहुत उनकी बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्योंकि वो एक अपनी इंस्टीट्यूशन है मुझे लगता है। हाँ जी वो बहुत शानदार इंसान है। उन्होंने बड़े अच्छे से तो उससे मुलाकात हुई भी आपकी? उन्होंने बिरयानी खिलाई मुझे। अरे वाह, बड़े लकी हैं। मुझे जेलस फील हो रही है। नहीं मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ। ये शीमा जी के साथ ही हम गए हुए थे। अच्छा। हमें पहले दिल्ली में रुकना था, तो फिर मैं जब भी दिल्ली में जाता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। ओके। और जो है, और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं ऐसे। अब वो एनएसडी बहुत हो रहा है, तो अक्सर मेरे दोस्त ये भी कहते हैं कि अगर इतना सब लोग अपने इंस्टीट्यूशन को फैलाते जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हमारा जो रीजन है, इंडिया पाकिस्तान दोनों, यहाँ पर लोग बसते ही आर्टिस्ट हैं। जैसे वो है, शुरू से हम पे लोगों ने हमले किए, हमारे हुकूक सल्ब किए, हमारे इलाके टेरिटरीज़ को कब्ज़ा किया उस पर। तो हमारे पास चंद ही चीज़ें थी, मुझे लगता है, एक्सप्रेशन, इमोशन, आर्ट एंड कल्चर। और कल्चर उसी का होता है जो उसे ओन करता है। ओके। तो मुझे लगता है ओन करने की ज़रूरत है। अब पहले जो पंजाबियों के सोशलिस्ट थे वो बाबा फरीद थे, पहला सोशलिस्ट पंजाबी। लेकिन आजकल वो कुछ म्यूज़िक की वजह से लोग कहते हैं कि हमारे साथ वाले जो भाई हैं, हमारे सिख भाई, असल में तो वो पंजाबी है। ओके। तो मतलब मिसाल है कि ओन करना चाहिए। ओन करना चाहिए। जैसे मुझे अगर शो रील या सीवी में अंग्रेज़ी में नहीं लिखना आता, या मैं अगर नहीं दे सकता एप्लीकेशन, तो मुझे उर्दू में भी इजाज़त होनी चाहिए कि मैं दे दूँ। बिल्कुल। हाँ तो ये नहीं है इजाज़त हमारे यहाँ? हाँ नहीं, इदारे कुछ हैं ऐसे जहाँ पर। अच्छा। और मैंने कई ऐसी भी चीज़ें देखी हैं कि एक गांव के आदमी को 10 मील पैदल चल के एक अंग्रेज़ी की एप्लीकेशन लिखवाने जाना पड़ता है अभी भी। ये तो बहुत ही सैड बात है। तो मेरा ख्याल है आर्ट से आपके दिल में नरमी आती है, वायलेंस कम होता है। अब देखें ना आप, ये जो पीछे एक बड़ी अच्छी कैंपेन्स चली थी जब ये फाटा का सिलसिला पीछे जाके मुशर्रफ दौर में ज़रबे अज़बी, तो ये सारी चीज़ें फिर आई थी कि आप एक्चुअली पाकिस्तान इज़ नॉट अबाउट गन कल्चर और मर्डर और वायलेंस। पाकिस्तान इज़ अबाउट लव, आर्ट एंड कल्चर। बिल्कुल। और हमारा वही ना, बट सैडली लोग जानते नहीं है ना इस बात को। सूफियों से ही आई चीज़ हम में ना कि हमें ये करना चाहिए। और आर्ट फॉर्म का पता होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे पता है हमारा क्या आर्ट फॉर्म है हमारा। हाँ ये अच्छा सवाल किया। हमारा आर्ट फॉर्म सिर्फ 5 चीज़ें हैं। ओके।
राग, रंग, साज, नाच, नार, यानी ये 5 चीज़ों के बगैर नहीं हो सकता आर्ट। औरत को क्यों आर्ट में शामिल कर रहे हैं आप? हाँ, औरत को क्यों आर्ट में शामिल कर रहे हैं? क्यों ना करें? मर्द को क्यों नहीं किया आपने? तो वो राग रंग में वो तो है ना। अच्छा, राग रंग में उसको आप कर रहे हाँ, हैं। मर्द सिर्फ रंग बनाता है, लगाती औरत है। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ अभी लिपस्टिक है तो मर्द ही बनाते और लगाती है औरतें। नहीं, अब तो मर्द भी लगा रहे होते हैं। हाँ, अच्छा है, सब कुछ लगाना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, सफ़र में बीच में 2 दफ़ा आप डिट्रैक्ट हो गए थे। क्या हुआ था, अगर आप शेयर करना चाहें? और वो हाँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल के बहुत से नौजवान जो हैं वो शायद इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हों या इस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हों। तो किस चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट किया था? क्या चैलेंजेस थे? और वापस कैसे आए? मुझे मसला तो शुरू से कभी भी नहीं रहा। कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ कि ये मैं आर्ट का काम कर रहा हूँ तो क्या होगा। असल में ना ही मेरा कोई इश्क तबाह बर्बाद था। कोई ऐसी कहानी नहीं है? अरे कोई ऐसी कहानी नहीं है। मैं Exactly. चाहता था कि ऐसी कहानी हो पर हो नहीं कोशिश सकी। की आपने? नहीं, कामयाबी हो गई? कोशिश की तो बात ही नहीं है। इस मामले में मैं हमेशा माशूक रहता हूँ, ओह, आशिक नहीं। वाओ, लकी यू, माशाल्लाह। तो Okay. हाँ, मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी एक्सेस में थी, मेरी एक्सेस थी तो हो गया ऐसा। मिलता था Okay. तो हो गया। और वो फिर आप बाउंड्रीज नहीं लिमिट कर पाए? हाँ, बाउंड्रीज में नहीं उसकी तय कर पाया। फिर मेरे भाई ने, मैं आज अगर यहाँ बैठा हूँ। सॉरी, एक थोड़ा सा हम थोड़ा अगर हम डिटेल में जा सकें कि किस चीज़ की लिमिट्स नहीं थी, किस चीज़ की एक्सेस थी आपको? कि जहाँ से जो मर्जी खरीद लो। ओके, ठीक है। पाकिस्तान में हर चीज़ की एक्सेस है। इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं? हाँ। इंटॉक्सिकेशन, हाँ, तो अगर इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हैं हाँ। जिसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। आपकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर और बहुत लोग आप हैं। उस वक्त यंग थे बहुत? हाँ, हम्म। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप वैसे ये, सॉरी मैं फिर आपको कट करूँ, लेकिन ये आपने इतनी अच्छी बात बोली कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि मैं यार यही बात कर रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड में कोई ब्रोकन फैमिली होगी या दिल टूट गया था या जॉब खत्म, नहीं। एक्सेस होती है। और मुझे लगता है ये आजकल ज़्यादा वो है क्योंकि एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखिए। तो विच आई विल से ड्रग्स की हम अगर मैं बात बोलूँ तो ड्रग्स इज़ सो इजीली अवेलेबल नाउ टीनेजर्स को हमारे यहाँ। तो आप भी उसमें थे कि एक्सेस थी एंड बाउंड्रीज फिर आप नहीं कर सके और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर अब आप बात कर रहे थे अपने भाई की। हाँ, फिर मेरे भाई ने मेरी सारी काउंसलिंग की, उसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। ओके। और उसने सब किया। उसने मुझे बताया कि तुमने गलती की एंड अब तुम यू आर पेइंग ऑफ। ओके। तो ये इंसान को पता होना चाहिए। अक्सर हमें गलती की सज़ा भी मिल जाती है बट हमें नहीं पता चलता कि उस गलती की है जिसकी वजह से बात ठीक नहीं हो सकती। फिर डिस्कशन की उसने। हम सिर्फ 2 भाई हैं, मुझसे बड़ा है। उसने मुझे कहा कि मैं तो नहीं जाने दूंगा तुम्हें ऐसे। वाओ। और ये फैमिली कह सकती है, ये फैमिली ही मैं कह नहीं जाने सकती है। दूंगा। तो और उन्होंने कहा, और फिर मुझे वो भी एक एग्रेशन भी होता था कि आई कैन डू एवरीथिंग। ये जो चीज़ें हैं, ये गाना, ये डांस, मुझे टर्म्स का नहीं पता लेकिन मैं दुनिया की हर मूव कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि उसे कहते क्या है। जो होता है ना आपके माइंड में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, सारी चीज़ें। तो अच्छा रहा और अब मैं अच्छा फील करता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो रही हैं और उन्हें नहीं होना चाहिए इस वजह से। बेस्ड ऑन योर, मतलब आप जिस चीज़ से गुजरे, क्या एडवाइस करेंगे आप यंगस्टर्स को या फैमिलीज़ को कि किस तरह नज़र रखें? क्योंकि ये जो आपने बातें बोली हैं ये मुझे लगता है ये बड़ी नेचुरल हैं और ये इससे कोई भी इससे गुजर सकता है। एक चीज़ ये कि एक्सेसिबिलिटी है और दूसरी चीज़ ये कि ओवर कॉन्फिडेंस, कि मैं तो ये सब कर सकता हूँ दुनिया में, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, और फिर वहीं से आपका थोड़ा सा ड्रॉप होना शुरू होता है। तो और क्योंकि आप उससे गुजर रहे होते हैं आपको रियलाइजेशन नहीं होती, लेकिन आस पास के लोग, उनको आप क्या कहेंगे? किस स्टेज पे उन्हें रोक लेना चाहिए अपने प्यारों को? असल में खैर मैं रिहैब वालों के ख़िलाफ़ तो नहीं बात कर रहा, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि
अगर कोई ऐसी चीज़ है तो अपने लोगों को अपने आप से अलग मत करें। ओके। उनके साथ जिएं अगर वो जी रहे हैं, और उनके साथ मरें अगर वो मर रहे हैं। तो उन्हें कहीं मत भेजिए अपने से दूर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन है आपका वो उनसे ज़्यादा फैमिली है। होती है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी काउंसलर आपको ठीक नहीं कर सकता। सो मे बी हम मिडिल वे ले लें कि दोनों मिडिल को वे, साथ उन्हें में, फैमिली छोड़े नहीं। हाँ उन्हें क्योंकि- उन्हें साथ रखें, हाँ, उन्हें साथ अकेला ना रखें। होने दें। हाँ, अकेला, अकेला ना होने दें। ये सबसे ज़रूरी बात है, अकेला ना होने दें उन्हें। हाँ, बहुत से लोग ये भी करते हैं, बस छोड़ दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, वो रिहैब से जब ठीक होकर आ जाएंगे तो फिर हम होंगे उनके और लिए। दूसरी बात, ये शुरू से रहा है हमारे आर्टिस्ट के साथ। सागर देख लीजिए, सागर साहब, सागर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जॉन सैयद, जॉन एलिया, कहीं ना कहीं ये थे। और आर्ट लवर्स, चाहे किसी को बात बुरी लग जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे, ये आर्ट लवर क्या ड्रामेबाजी है। अच्छा। 2-3 अच्छे अच्छे टू पीस पहन के, कपड़े पहन के आ गए और कर दिया, और उनसे अब बात करो तो हाँ भाई वो खुद गए थे, उनकी सागर साहब खुद करते थे, ऐसे ना करते, इतने कमाल थे। तो आर्ट लवर का मकसद ये नहीं होता कि आप उसके काम को पसंद करें। आर्ट लवर का मकसद होता है कि आप एक सहारा दें। कोई, जितने बड़े बड़े लोग थे उस वक्त भी तो थे ना, सागर के दौर में कितने जी उठाते, लेके जाते, घर पे रखते, कहते मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तो इतना बड़ा आर्टिस्ट है। बट बेसिक, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, एंड उसको हम शॉर्ट करके बोलें तो फैमिली नीड्स टू बी देयर। हाँ, दिस इज योर मैसेज। फैमिली को उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किनेड में भी पढ़ाते हैं आप, या कोर्स आपने डिज़ाइन किया हुआ है? जी, मैं उसको भी टच करना चाह रही हूँ। हाँ जी, मैं वर्कशॉप्स करता हूँ अपने रोज़मर्रा के खर्चे के लिए। कितना अरसे से कर रहे हैं आप? मैं कब से कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ 2010 से। और आपने उनको अप्रोच किया, उन्होंने आपको अप्रोच किया? मैंने ही किया, क्योंकि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो हूँ नहीं। अगर मैं, और वैसे तो मैं हूँ, लेकिन मैं अकेला जाके उनसे बात करता हूँ कि भाई ये है, मैं ये यहाँ पर करना चाहता हूँ, और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो मेरी बात सुन लेते हैं। और सीवी शीवी तो मेरा है ही नहीं कोई, ना मुझे लिखना आता है सीवी में, सिर्फ बताना आता है, और कुछ चीज़ें यही मीडिया पर पड़ी हुई है। तो वो फिर मैं उन्हें जाके बताता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे अलाउ करें। और आप थिएटर भी करते हैं? अच्छा, जो चीज़ मुझे आपके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, थिएटर ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा है। कराची में डाइंग आर्ट लिखते हैं ना हमारे अखबार वाले से, डाइंग आर्ट। और लेकिन आप लगे हुए हैं अपना, आप कर रहे हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा। मुझे मज़ा जो आ रहा है उसमें। हाँ, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई फाइंड वेरी, जो मुझे बहुत मतलब इंस्पायर भी कर रही है कि आप कह रहे हैं आप लोगों ने करना ही नहीं करना, कमर्शियल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने लेवल पे थिएटर से मुंसलिक हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, और आप ओपन थिएटर भी कर रहे हैं, जाके पब्लिक में, पब्लिक थिएटर बुलाएंगे ना, सॉरी मुझे टर्म्स इतना नहीं पता। तो ये इंटरैक्टिव थिएटर, तो वो तमाम लोग जो इस पैशन को फॉलो करना चाहते हैं इस तरीके से, और वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं कि वो थिएटर ही बोलें, वो हो सकता है पेंटर भी हो। पेंटिंग इज़ ऑल्सो समथिंग जिसमें फाइनेंशियल गेन्स इतने ज़्यादा हर किसी को नहीं मिल पाते, लेकिन फैमिलीज़ रोक देती हैं उनको, खुद वो रुक जाते हैं कि इसकी तो पाकिस्तान में कोई फ्यूचर में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई बहुत फेमस आर्टिस्ट बन जाए जिसकी लाखों में पेंटिंग्स बिक रही हूँ, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो चैलेंज हुआ था, इस स्टेज पे आके आप में ये आ गया है, फाइनेंशियली आप कैसे अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो एक ऐसी आर्ट फॉर्म को या ऐसे शोबे को या ऐसी फील्ड को परस्यू करना चाह रहे हैं जहाँ बज़ाहिर इमीडिएटली फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो? उन लोगों के लिए तो, बल्कि सब लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है कि आर्ट, लव एंड लाइफ को रिलेट किया करें आपस में, ताकि ये तीनों चीज़ें लंबी चल सकें। ओके, आर्ट, लव एंड लाइफ। हाँ, ताकि इससे आप फिर कमा भी सकें। क्यों नहीं होगा? आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे ज़रूर। और मुझे इस चीज़ से सख्त इख्तलाफ है, मेरी कम्युनिटी है एक्टर्स, कि आप 1000 का काम करके अगर कहें कि हमें करोड़ रुपया मिले, तो वो भी नहीं हो सकता। बेशक नहीं मिल रहे पैसे, Okay. जो भी है,
और आपका फाइनल प्रोडक्ट और आपका फॉर्म भी इस काबिल होना चाहिए ओके कि उसके पैसे मिलें। खेल तमाशा तो फिर तोता मैना की कहानी, तो फिर यहाँ पर हम जिस मुल्क में रहते हैं, अगर आप बाहर निकल जाएं तो किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े थिएटर से ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लोग आपको गाने सुनाएंगे, नई से नई बात सुनाएंगे, क्योंकि ये सारा मुल्क ही फनकारों का है। 4 चीज़ें हैं बस जिस पे हम चल रहे हैं। बिजनेसमैन भी उसी पे चलता है, अपना काम करके आ जाता है, फिर वो आर्ट ही कर रहा होता है कहीं ना कहीं। कुछ लोग जो एक्टर्स हैं वो मान लेते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, बाकी लोग छुप छुप के गज़लें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं हर चीज़। तो ये आर्ट, लव एंड लाइफ को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें ऑनेस्टी आ सके, इसमें एक्सेप्टेंस आ सके। मुझे वो कमर्शियल थिएटर वाले बहुत अच्छे लगते हैं कि वो जैसे वो एक ख़ास अंदाज होता है उनका, कि वो जो अगर पंजाबी गाने पे कोई वो डांस करने जा रही हैं मोहतरमा, तो वो पहले यूं करेंगी फिर यूं करेंगी। हाँ, तो मुझे वो इतनी शानदार बात लगती है कि क्या एक्सेप्टेंस है of what they are or कि what they are एक्सेप्टेंस doing. की आर्ट की। वो कहते हैं ना आर्ट की, जैसे मैं अगर सरमद सूफी का रोल करता था तो मैं वुजू करता था उसके लिए। मैं कहता था ये भी नसीबो मैम के गाने पे डांस करने के लिए ये भी कुछ ऐसा ही करके जा रही है। एक्सेप्टेंस है ना, वो प्रोडक्ट मैटर नहीं कर रही, इंटेंशन मैटर कर रही है। तो मुझे लगता है कि लोगों को मिलना चाहिए आपस में, और आर्ट का तो मतलब ही होता है कि मिलके जो काम करें वो आर्ट होता है। ये नहीं होता आर्ट में कि आप अच्छे लग रहे हैं और कोई एक्टर ये ना समझे कि उसमें कोई बड़ी अदा है कि वो ऐसे करता है आंखों को तो लोग कहते हैं वाह, और सिंगर ये ना समझे कि वो बहुत ऊंचा सुर लगा लेता है तो लोग कहते हैं इसकी कोई क्वालिटी है। नो, अगले बंदे को समझ आ रही होती है तो फिर वो कहता है वाह वाह वाह। आर्ट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। लाइफ भी तो यही है, लव भी तो यही है, और तीनों को रिलेट करना इसीलिए क्योंकि लंबा चल सके हमारे एक्टर। अब मुझे ये बात बहुत घटिया लगती है कि एक एक्टर बैठ के कह रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए मेरा इलाज कराए। ओके, क्यों कराए गवर्नमेंट? आपकी अपनी कम्युनिटी क्यों ना कराए? बहुत अच्छी बात है, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, सिंगर्स को हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, बट उन सिंगर्स ने कभी ये सोचा एक 10 मरले 5 मरले का एक स्टूडियो नहीं बना सके वो, जहाँ पर कोई भी टैलेंटेड बंदा जाके, अनपढ़ बंदा जाके वहाँ पर गाना रिकॉर्ड करवा सके? आपको पता है मेरे शहर लाहौर में ऐसा मामला है कि 1.5-2 लाख रुपए के पीछे, 2.5 लाख रुपए के पीछे पूरी ज़िंदगी हो गई है, गाना लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं करवा पा रहे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, जगह नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जगह नहीं, स्टूडियो नहीं है। क्या मुश्किल है? एक इतने बड़े अपनी कम्युनिटी के लिए क्या काम किया। हम यही कहते हैं ना, अपनी अपनी जिम्मेदारी कम्युनिटी के लिए। हम हाँ लंदन जाके, बाहर जाके हम अपनी कम्युनिटी का बड़ा हमने बनाई हुई है चीज़ें कि नहीं वो मेरी कम्युनिटी का है, तो हमने अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं किया कुछ भी। वैसे आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रही हैं। अगर ऐसी चीज़ें हों तो कितने जो लड़के लड़कियां इधर उधर और जिनकी बात करें उन सबको एक डायरेक्शन, एक जगह मिल जाएगी। आप देखें कि अगर गवर्नमेंट को इसका 20-30% दिया जाए उसके गाने चलने का या कुछ भी करने का, तो कितना फ़ायदा हो चीज़ों का। आप देखिए इतने इतने कमाल लोग हैं, वो कर ही नहीं सकते, रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, और हॉस्पिटल अरबों रुपए का बनता है और वो स्टूडियो चंद लाख का बन जाता है। चले, मैं आई होप कि कोई सुन रहा है तो शायद किसी को ये मैसेज पहुंचे, दिल पे लगे और कोई कुछ कर ले। हाँ, वैसे ये बात मेरे दिल पे इतनी असर करती है कि अगर वो नहीं सुन रहे तो कभी मैं उनसे हम कलाम हो जाऊंगा, रूबरू पहुंच जाऊंगा। और मुझे लगता है कि एक्टर्स को, यहाँ के अदीबों को, यहाँ के लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, बाजू पकड़ लेनी चाहिए उसकी, क्योंकि सबसे चले ताल्लुक तो छोड़ें, फनकारों को भी मारें आप गोली कि ये जितने भी हमारे आपस में कम्युनिटी है, सबसे पहले हमारी जेब में कौमी शनाख्ती कार्ड है, आपके पास भी और मेरे पास भी। मैं आपको इस पे पूछ सकता हूँ, आप मुझे इस पे पूछ सकते हैं। सॉरी, क्या पूछ सकते हैं? कि तू ये क्या कर रहा है? ओके। किस लिए? क्योंकि देख, मैं
आप मुझे ये कह सकती हैं कि मैं आपकी शहरियत रखने वाली हूँ, तो मेरे मुल्क का है। तो आपने क्या किया ये पूछ सकते हैं? हाँ, तो मैंने कहा क्यों, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि तुमने ये क्यों हरकत की, या ये क्यों किया, या वो क्यों किया, ऐसे थोड़ी। यू थिंक सो? आपको लगता है ये हमें इजाजत है एक दूसरे से इस तरह, जब हमने खुद कुछ नहीं किया होगा, खुद भी तो हाँ, हमने कुछ किया और फिर ही हम पूछ सकते हैं ना ये किसी भी है। दूसरे को, हाँ, मैं क्योंकि अब, वो सारे रो में सारे सफ में एक साथ ही खड़े हैं हम। हाँ, साहिबे कुछ लोग होंगे सफ से सफ में तो, हाँ हाँ, सफ ही कहते हैं ना जो सिर्फ। साहिबे, हाँ, साहिबे इख्तियार है ना, जो उनको आप साहिबे कह रहे हैं। साहिबे इख्तियार को देखना पड़ेगा। नीचे लोग, बड़ी अजीब हालत है, हमारे एक्टर्स इतना झूठ बोलने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल उनके पास पैसे नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो एक बनावट और एक ऐसे कपड़े ऐसे पहन के आते हैं कि कोई मसला नहीं है। मेरे एक्टर्स को इल्तिजा है कि आप अपनी हालत बताना शुरू करें लोगों को। अब वो रिहर्सल पे, इसलिए रिहर्सल पे कह रहे हैं मुझे, मैं बिजी हूँ, एक एक्टर है रिहर्सल पे कह रहे हैं मैं बिजी हूँ, उसे बुलाए जा रहे हैं, मैं नहीं आ सकता। असल में उसके पास आने के लिए कुछ है नहीं, वो कैसे आए? तो वो मतलब ऐसा हो गया है कि जर्क वर्क कपड़े पहन के, आपको कैंसर है कहीं आपकी बॉडी में, और आपने जर्क वर्क कपड़े पहन के आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये देखो तो सही। और फिर वो उसी से नुकसान हो रहा है। उसी से नुकसान हो रहा है। आप देखें, हम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि मेरा तो है ही, मैं छोटे लोगों की जमात से हूँ और मैं उनके लिए ही काम करता हूँ, और वो सबसे बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन क्या? वो बेहतरीन नम है। और मैच उसी का होता है जिसकी गेम अच्छी है, लेकिन उसे खिलाने वाले साहिब इख्तियार होते हैं। सही कह रहे हैं आप। स्किल और इंटेलिजेंस पे एक्टर खड़ा हुआ होता है। और ये, खैर ये तो बात कहीं और लंबी निकल चली जाएगी। ओके, मुझे बताएं, इंटरैक्टिव थिएटर पहली बार कैसे ख्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए, और कैसा एक्सपीरियंस है, आप क्या करते हैं, ज़रा हमें सुनाएं। कहाँ करते हैं आप लाहौर में? मैं लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे करता हूँ, जो भी चौक, जो भी चौराहा, उधर कभी ना कभी कर देता हूँ मैं। कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो वहाँ पर कर देता हूँ। और लाहौर में ये बड़ा सिस्टम है, चौपाल सिस्टम। वहाँ पर जो बूढ़े हैं ना, 70 80 साल के अभी तक है लोग, चौपाल सिस्टम? जी बिल्कुल है, ओके। लाहौर में चौपाल सिस्टम है। और उनके पास जाके करता हूँ। इंटरैक्टिव थिएटर में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि ऑडियंस को भी इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। तो आप किसी को भी उठा लेते हैं ऐसे? नहीं, हम क्या बात करते करते हैं। अच्छा। उसका एक पैटर्न हम अभी करें मेरे साथ? अभी आपके साथ सिर्फ फॉर 1.5 मिनट, छोटा सा। ओके ओके 5 सेकेंड्स। ओके, हार्ड वर्क और वांट, क्या चुनेंगी आप? क्या चुनूंगी मैं? वांट। क्यों? वांट होगी तो हार्ड वर्क भी आ जाएगा। क्या इनकी बात से कोई सहमत है इधर? यू आप एग्री सहमत विद हैं मी? इनकी बात से? सही। मोहब्बत या जुर्रत? ये तो आप थिएटर करे थे, सवाल जवाब थोड़ी हो रहा है, ये तो आप मेरी यही इंटरेक्ट करेंगे ना। मोहब्बत। मुल्क कौम में से क्या? दिस इज अ टफ वन। आई डोंट नो। मुहाफिज और जान में से क्या? मुहाफिज। और मुल्क कौम में से मेरे ख्याल मुल्क। कौम होगी तो मुल्क होगा, मुल्क होगा तो कौम होगी। मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप देख रहे हैं इनको, ये जो बात कर रही हैं, इस पे कोई भी बात करना चाहे, कोई ने गलत ठहराना चाहे, कोई सही ठहराना चाहे, कोई बात करना चाहे, तो हम यहाँ पर एक सर्कल में बात कर सकते हैं। और आज हम ये बात यहाँ पर इस गुत्थी को मुकम्मल करके जाएंगे, क्योंकि डिस्कशन और डिबेट से बाहर आ जाएं। डिबेट से पहले स्टेटमेंट देना सीखें, क्योंकि डिबेट वहाँ पर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है जहाँ पर स्टेटमेंट आ जाए। तो मुझे लगता है कि हमें स्टेटमेंट देना सीखना तो मैंने पड़ेगा। स्टेटमेंट्स दे दी तो डिबेट हो नहीं पाई। हो भी सकती है, ओके। हाँ, निकाल सकती है इससे, लेकिन वाकई आपने स्टेटमेंट दे दी, जिसकी वजह से फिर वो हल हो जाता है ना। स्टेटमेंट जैसे सोच और समझ दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम अक्सर सोच को कह रहे होते हैं मैंने समझ लिया है, जैसे कई दफ़ा ओपिनियन देनी हो तो एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं हम। ट्रू। एक्सपीरियंस बताना हो तो ओपिनियन दे रहे होते हैं। यानी सोच तो आपकी अपनी है, समझ इज फाइनल पॉइंट, जैसा है जैसा होना है।
बट जब ये कर रहे होते हैं आप, तो उस वक्त कभी कोई वाकया हुआ जो आप शेयर कर सकें, एकदम से कोई चीज़ हो गई या अनएक्सपेक्टेड, या आप ही हैरान हो गए, या किसी ने आके आपको लाजवाब कर दिया, कुछ हुआ, कुछ सुना सकते हैं हमें? हाँ, मुझे एक तालीम पे बात हो रही थी, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा ये क्या तालीम की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा आप कर लें। उन्होंने कहा मैं आपको एक शेर सुनाऊं? मैंने कहा ज़रूर सुनाएं। उनका शेर मुझे याद है। उन्होंने कहा कि ऐसी तालीम से किस्मत संवर नहीं सकती जो नज़र से रगे दिल में उतर नहीं सकती। ऐसी तालीम से किस्मत संवर नहीं सकती जो नज़र से रगे दिल में उतर नहीं सकती। ओके। अहले तालीम की आंख भरती है, भरती होगी, मगर मुफलिसों का ये पेट भर नहीं सकती। तो मुझे बहुत ही पसंद आई उनकी ये बात। ओके, इंटरेस्टिंग। तो एजुकेशन और नॉलेज दोनों होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शुरू से हमारे पास नॉलेज वाले बंदे हैं, तो मुझे लगता है कि नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन। अब ये ना मुझसे खिलवाइए, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होगी। ये हमारी ना ऑफ कैमरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट नहीं, डिस्कशन हो चुकी है, और मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था, बट यस आपने ये नॉलेज और इल्म की एनालिसिस, आर्ट सारा एनालिसिस है, जैसे हाँ बिल्कुल सोचना चाहिए। आर्ट सारा एनालिसिस का नाम है। पंजाबी जो कहते हैं ना वंड कढ़ना, अलग-अलग चीज़ें रख के दिखा देना। तो वो जैसे पहले सर्च होता है, फिर रिसर्च होता है, और रिसर्च पे रिसर्च नहीं होता, रिसर्च का एनालिसिस होता है। सर्च, रिसर्च, एनालिसिस, सही कह रहे हैं। ये अच्छा, ये सब मैं अपने आप को प्रूफ नहीं, मतलब मैं दिखा रही हूँ कि मुझे पता था ये सब बातें, सोची ये सब हैं। वो उस्मान जो है ना, वो सिर्फ उनको वर्ड्स दे रहे हैं। अच्छा चलिए, लेट्स टॉक अबाउट जो बिछड़ गए। कैसे स्क्रिप्ट आपके पास आया, किस तरीके से ये हुआ? मुझे ड्रामा मेरे तलहा चाहूर मेरे थिएटर के दोस्त हैं, हम थिएटर करते रहे हैं आपस में, अभी भी करते हैं। जो इस वक्त कैप्टन फारूक का कैरेक्टर कर रहे हैं, जो बिछड़ गए। जी। और इसके अलावा और भी उसकी कास्ट में बहुत सारे लोग थे जो थिएटर करते थे। हैसम भाई का कमाल ये है कि उनकी समझ ने काम किया कि उन्होंने ये सोचा कि थिएटर के लोगों को लाना चाहिए। और थिएटर फिल्म की भी बात नहीं है एक्चुअली, एक ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। जैसे मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात पे कि अगर सिनेमा से कोई बाहर निकले ना, उसको फिल्म का नहीं भी पता हो, तो वो बता देगा इसकी अच्छी एक्टिंग थी और इसकी बस ऐसे ही थी। हालांकि मेरे लिए ये सवाल बिल्कुल गर्दन कटने वाला है। मैं इसके लिए कम से कम 2 दिन सोचूंगा कि किसकी एक्टिंग अच्छी थी और किसकी बुरी थी। तो मुझे लगता है कि जो रियलिज्म है वो जब किसी चीज़ में होता है, आम जिंदगी में भी अगर हम रिलेट करें आर्ट को अपनी आम जिंदगी से, तो आपको उसी की बात पे यकीन आ रहा होता है जो आप कहते हैं कि यार ये सच कह रहा है, जिसे आप रिलेट, जो रियलिस्टिक लगता है, जिसे हाँ आप रिलेट कर रियलिस्टिक। सकते हाँ, हैं। तो हैसम भाई का ये कमाल था कि उन्होंने कैरेक्टर्स को थोड़ा हकीकत के तौर पे दिखाया, और थिएटर के लोग थे सारे। मुझे पता लगा कि पहले एहतशाम साहब ये कैरेक्टर कर रहे थे, उनकी कुछ डेट्स नहीं थी Okay. वो और उसके बाद एक बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने भी किया, लेकिन वो कुछ सही हो नहीं पाया उनके साथ, उनका मामला कुछ टाइम का भी कुछ हिसाब था। फिर तलहा चाहूर और फाहिद हाशमी और महरीन आलम ये मुझे जानते हैं कि ये मेरे साथ थिएटर में थे। तो उन्होंने कहा कि यार हम एक आदमी को जानते हैं और उसको बुला के देखते हैं। मैं गया, मैं हैसम साहब से मिला, उन्होंने कहा कि आप कपड़े पहन लीजिए, आपका ऑडिशन करना है। मैंने कहा अच्छा। तो वही जो आपका गेटअप है वो पहनाया आपको? हाँ जी, मुझे पहनाया, और फिर मुझे कहते ऑडिशन है, ये सीन है आपका छोटा सा। वहाज के साथ था मेरा सीन। तो वो जब सीन ख़त्म किया तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये ऑडिशन का क्या बना? वहाज थे उस वक्त? हाँ आपने? जी, अच्छा। हाँ। और कौन सा वाला सीन था, बता सकते हैं? वो था सेकंड आगे अभी एपिसोड तक? का। अच्छा, okay. सेकंड एपिसोड का, जहाँ पर
वो वहाज कहते हैं कि आपने सही बोला था, वो जाती है वाकई आर्मी हाँ बैरिक्स में। हाँ तो बड़े दुख में थे वहाज और आप बड़ी फतह के उसमें थे कि मेरी बात सही हो गई। सीढ़ी पे बैठे होते हाँ मतलब जी, हाँ बैठे जी, होते, आई रिमेम्बर। वही वाला सीन। हाँ, जी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सीन हो गया है, तो आप कल से फिर आ जाओ। ओके। तो फिर अच्छा था ये सारा बेहतरीन। फिर उसके बाद पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा आपने? जी जी, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा आप मैंने। फेमिलियर थे इस स्टोरी से, ये जो कंस्पिरेसी है? फिर आपने रिसर्च की, क्या किया, क्या प्रोसेस था इस कैरेक्टर में आने का? डू यू गो बैक, मेरे अब देखते पास हैं हिस्ट्री में क्या हुआ था? हाँ, हिस्ट्री में तो हमें 71 का तो हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो वो तो था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका अच्छा। इस चीज़ का, क्योंकि वो इतना जल्दी हो रहा था सब कि अब वो एक्सेंट पे, अब ये जो एक्सेंट मैंने किया ये भी मैंने थोड़ा सा इसको हाँ, सोचा। मैं यही बात पूछने वाली थी कि एक्सेंट कैसे। हाँ, लेकिन आप बताइए। हाँ, वो एक्सेंट को बस क्योंकि मेरा आना जाना रहा है, कलकत्ता में भी मैं रहा हूँ, मैंने स्टार थिएटर में काम किया है जिसे पृथ्वीराज थिएटर कहते हैं लोग। और मैंने कलकत्ता के डिफरेंट लोगों के साथ, प्रवीण जी के साथ भी रहा है मेरा सिलसिला। तो वो मैंने कोई वीडियो शीडियो नहीं देखी, मैंने कहा कि इतनी देर में अगर मैं देखूंगा ना तो वो सब मिक्स हो जाएगा और कोई वो फॉर्म नहीं आ सकेगी। फिर मैंने थोड़ा सा वही जो एक्टर की आदत होती है कि आप थोड़ा सा देखते हैं, एक्टर की इंटेलिजेंस यही होती है कि उसे पता लग रहा होता है कि वो कैसा साउंड कर रहा है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं लगता। तो वो फिर मैंने सोचा कि साउंड कैसे है मेरे लिए जो पैरामीटर है किसी भी चीज़ का, अच्छा या बुरा या कम या ज़्यादा होने का, कि एक तो वो दिख कैसी रही है और एक वो साउंड कैसी कर रही है चीज़। तो मेरे पास इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं होती। तो मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया और बस अच्छा हो गया। ऊपर से मदद जो मैं वहाज मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ही आला इंसान है वो, और मुझे उनके साथ ऐसे ही लगा कि मैं थिएटर कर रहा हूँ इतना प्यारा अच्छे तरीके से। और ऐसा एक्टर बहुत कम करते हैं कि अगर आप 2 लाइंस कर रहे हैं आपस में, लोग आपका सीन है, तो वो आपको रोक के कहे कि नहीं तुमने ये बोलना है, इसमें बंगाली भी ऐड करो, इसमें ये भी करो, कि कोई एक्टर अपना काम छोड़ के आपके काम पे भी काम कर रहा है। तो बड़ी बात है। तो ये बड़ी मोहब्बत होती है एक एक्टर की, और ये एक्टर का बहुत बड़ापन होता है। क्योंकि वो जो उस वक्त ये समझे कि सारे लोग थिएटर के भी और ये जो टीवी के फिल्म वगैरह के, कि उस वक्त जो सिचुएशन होती है आपको अपनी पड़ी होती है कि आप कहते हैं कि यार मेरा सीन किसी से जो है मेरा सीन बेहतर हो जाए। मगर उन्होंने अगर तब भी कोई एक्टर ऐसे करता है तो ये बहुत हौसले की बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मेरा बड़ा दिल से मेरा प्यार है वहाज को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे जो पहला वर्ड उन्होंने मिलते ही बोला वो था ब्रो। मैं समझी कोई बंगाली का वर्ड है, ब्रो। बहुत ओके ब्रो, बहुत आला बंदा है वो। अच्छा हाँ ओके। तो उन्होंने आपको थोड़ी हेल्प की प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज में, या उन्होंने बोला गाइड किया आपको? और दूसरा फिर इन्होंने तलहा चाहूर ने और मेरे कुछ और थिएटर के दोस्तों ने कहा, क्योंकि मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी कि यार जो हैं ये साहब पता नहीं आते भी हैं कि नहीं। अच्छा एटीट्यूड है ये? नहीं एटीट्यूड नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा। ओह अच्छा, लॉस्ट है, गुमे हुए हैं ये वाली बात भी मशहूर है। ऐसी नहीं है, देखिए यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। और वो क्योंकि पिछले दौर में कुछ डिसिप्लिन के मसाइल भी थे मेरे साथ, जो कि मुझे तो कभी नहीं हुए, लोगों को ही लगता है, और ना किसी का नुकसान हुआ। मैं खामोश हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, कह रही जो बहुत कह रहे हैं। उनका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो वो यही था। लेकिन मैंने बड़े अच्छे से मैंने अपने दोस्तों का भी कहा, जो था वो से माना, और सारी कास्ट मुझसे बड़ी खुश है। मैं कभी लेट नहीं हुआ अभी तक, माशाल्लाह 1 मिनट भी, और ना मैं होता हूँ। ये वैसे ही मेरे दोस्तों को मैं नहीं ना मिलता, तो इसीलिए वो फैला कंप्लेन कर देते हैं। हाँ, ये सब अफवाहें, कोई इस पे नहीं जाए। और प्लीज उस्मान को इस चीज पे मना मत करें कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। मैं एक शरीफ आदमी। ये जो कैरेक्टर है आपका वार्डन का, ये फसादी है शख्स, या फिर ये जेन्युइनली जो कह रहा है वो उस पर बिलीव करता है?
मुझे ये समझ नहीं आ सकी अभी तक, सॉरी मे बी मैं कोई चीज़ मिस कर रही हूँ कि ये जो है ये किसी के एजेंडा पे खेल रहा है या ये जेन्युइनली जो वहाज को रूमी के कैरेक्टर को बोल रहा है वो उस पर बिलीव कर रहा है। एक तो पीछे से उसे सपोर्ट है जो कि मुजीबुर रहमान और मुक्ति बाणी के कैरेक्टर्स हैं, उनका प्लांट किया हुआ ये बंदा है। हमें आगे पता चलेगा ये नहीं इसमें भी पता लग गया है। नाउ हम सिर्फ जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है उसकी बेसिस पे बात कर रहे हैं, और जो एक्चुअली में हुआ या हिस्ट्री में हुआ उसको थोड़ा सा शायद वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि हम उन एक्चुअल इवेंट से बात करें, हम इस वक्त बात करें जो ड्रामे में हमें दिखाया जा रहा है। एक्चुअली वो उस कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में फंसा हुआ है। वो कहता है कि हम माइनर हैं यहाँ पे, तो हमें लेना चाहिए अपना हक, जो कि वो तो उसका जुमला भी था ना, माइनॉरिटी के पैसे पे मेजॉरिटी ऐश कर रही है। हाँ, हक खा रही है। हाँ, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। तो वो दरअसल मुझे लगता है कि उस शख्स को, अजीत का जो मेरा कैरेक्टर है, उसमें पैशन बहुत है कि ये होना चाहिए मेरे अपने लोगों के लिए। जैसे वो कह रहा था कि यहाँ के, एक डायलॉग है पहली किस्त में कि यहाँ के रूलर्स ने यहाँ के रिसोर्सेज और लोगों को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। तो उसे ये नहीं पता कि वो बागी है कि इनकलाबी है। ओके। उसका एक पॉइंट मुझे लगता है कहीं ना आउट ऑफ द वे भी हो सकता है, इसीलिए उसकी कोई पक्की चीज़ नहीं है, बस वो लगा हुआ है इनकलाब के पीछे। कभी कभार वो इनकलाब से निकल के बागी हो जाता है, कभी वो बागी से निकल के, और हमारा भी चीज़ें ख़राब ही यही होती हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो उनको पता होना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों में से हम कौन है, बागी या इनकलाबी। तो मुझे लगता है कि अजीत को ये नहीं पता, और एक तो उसकी अपनी एक ड्राइव चल रही है कि उसे ये पता चले, और एक वो कुछ लोगों के कहने पे और अपने लोगों के कहने पे वो ये कर रहा है। सो इट्स अ मिक्सचर। हाँ, दोनों चीज़ें हैं उसकी, वो है और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उसके। ये जो पूरा गेटअप है उनका, वो पहले से डिसाइडेड था, इसमें आपने कुछ ऐड किया? जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा मैं चाल पे बहुत कि कैरेक्टर वॉक कैसे कर रहा है, इसमें ये जो उसमें भी अगर हम देखें तो ख़ास तरीके से आप अपनी वो उठाते हैं चादर को भी, या वो जो धोती पहनी हुई है ना, उसका साइड का उठाते हैं, और वॉक भी, और इनफैक्ट बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट है। तो ये हाइसम साहब ने या स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा हुआ था या आपकी अपनी क्रिएशन थी ये? नहीं, ये जो बिछड़ गए के जो लोग थे, कॉस्ट्यूम्स जो देख रहे थे, नेहा है उसमें और हारून ने, उन्होंने सारा डिज़ाइन किया था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बॉडी लैंग्वेज में मुझे लानी थी और कैरी करनी थी उसे। तो वो बताई गई थी आपको? नहीं, वो मैंने खुद की थी। उन्होंने तो ये गेटअप दिया था सारा। जैसे अब वो एक उसका अंदाज है, वो अक्सर ये चादर यूं करके यूं बैठा होता है। जी जी। या उसके कमर भी बड़ी अकड़ी, हाँ, गर्दन ऐसे नहीं होती उसकी, गर्दन उसकी बिल्कुल चेहरे का एंगल भी आप देखें तो देयर इज अ, और वो मतलब यूं नहीं करता, वो स्ट्रेट जाता है। हाँ, और दूसरा उसका चलने का कि मेरी असम भाई के साथ जब बात हुई थी, वो कह रहे थे कि यार ये बड़ा ना मिस्टीरियस सा है, और ऐसा भी हो रहा होता है, ऐसा भी अक्सर होता है कि क्लास हो रही होती है तो ये दरवाजे के सामने से यूं शों करके गुजरता है और पता नहीं लगता कौन गुजरा है। तो मुझे वो जो उसके कपड़े थे ना, उसके साथ जब आप तेज चलते हैं और थोड़ा स्मूथ होके चलते हैं, तो वो मैंने वो फिर उसका किया था कि वो बहुत ही स्मूथ सी और बड़ी उसकी ना मक्खन टाइप चाल है, शूम करके गुजर जाता है वो, और पता भी नहीं चलता, और खामोश है, और बस उसने खुद ही करना है जो करना है। उसमें वो मैं एक लाया था उसकी जो एक अपनी ही एक उसका अपना ही मोशन चल रहा होता है, हमेशा अपनी ही ड्राइव होती है, जिसको वो कुछ भी नहीं सुनता। वो जो सेकंड एपिसोड में वो जो सीन है जब 3 स्टूडेंट्स आते हैं, उफ, वो हाउ डिड यू डू इट? मैं वो कहते हैं ना, वो जो खौफ था मुझे वो फील हो रहा था, और मैं मतलब मैं उस स्क्रीन से इधर उधर नहीं देख पा रही थी। मेरे दिल में इतना डर था आपके कैरेक्टर को देख के, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी शुरू में। मुझे मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि ये नहीं है इनके साथ सिंसियर, लेकिन थोड़ा सा आपने कन्फ्यूजन में डाल के कुछ उसमें शेयर कर सकते हैं उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, कैसे किया था इस? मेरे साथ जो और 3 जो लड़के थे, वो उनकी वजह से अच्छा हुआ सी।
That's very humble of you. क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा कई लोगों की ड्राइव होती है, कई लोगों का मोशन होता है, तो वो दोनों चीज़ें मुझे मिल रही थी, ड्राइव और मोशन। तो आपके काम में अगले एक्टर आपका काम बेहतरीन इसलिए होता है क्योंकि अगला बंदा बेहतरीन होता है। तो वो बहुत बेहतरीन थे। उन्होंने, वो जो बच्चा था उसने मुझे बाद में कहा कि मैं वाकई डर गया था, और जब मैं उसके सर पे हाथ रखता हूँ ना कि कहीं इंसान का कोई आउटलेट तो होना चाहिए, ऐसे मैं करता हूँ ना उससे, तो वो सच में वो यूं हो रहा था और कांप रहा था। मैंने उससे बात किया था, मुझे सच में डर लग रहा था कि अभी आप गला तो पकड़ के पुश ना कर दें। मुझे लगा था गला पकड़ के मुझे ऐसी फील आ रही थी, मुझे सीरियस लगा था कुर्बानी के लिए ना ये लेके जा रहा है इंसान, ये ऐसी फील आ रही थी। और दूसरी उसकी आर्ट डायरेक्शन अगर आप वो देखें, और ये जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जब वो अपने कमरे में आ रहा है, आप देखिएगा कि जब वो दरवाज़ा खोलता है उसके बाद वो यूं करके चढ़ाता है और वो कहता है बैठा हूँ, ऐसे करके। तो वो बहुत मदद करती हैं चीज़ों में, वो एक असल पन लेके आ जाती है मुझे लगता है। और वो भी जो लड़के थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनकी वजह से उन्होंने दिखाया कि हमें तुमसे इतना डर लग रहा है, तो फिर मैं इसीलिए। ये कैरेक्टर वाकई एग्जिस्ट करता है क्या हिस्ट्री में, या ये क्रिएटेड है? अगर आपको मालूम है तो असल कहानी में था ये? सॉरी, मेरी भी करता तो मैंने थोड़ी रिसर्च की लेकिन मुझे पता नहीं चलता। करता तो होगा, लेकिन हो सकता है किसी और नाम से, किसी और ढंग से। तो हर चीज़ों को बनाने का एक ढंग होता है। तो मुझे लगता है कि उसमें जैसे बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं सारे, अब वो जितने भी उसमें हैं, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली ऑनेस्टली कि कितना चेंज है ये तो, और आगे जाके पता चलेगा जब पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी कि नैरेटिव रियलिटी से कितना सिमिलर था या कितना फ़र्क है, या विच वर्जन ऑफ नैरेटिव हैज़ बीन प्रेजेंटेड। लेकिन ये बस एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये आपका कैरेक्टर भी क्या एग्जिस्ट कर रहा था एक्चुअल स्टोरी में या नहीं? बहुत सारे लोग थे इस किस्म के जो कि ढाका यूनिवर्सिटी में 70s में जिन्होंने ये तहरीक चलाई थी, और वो स्टूडेंट्स के साथ बात करते थे। एक से ज़्यादा लोग थे मेरी रिसर्च के मुताबिक। जितनी मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ उससे मुझे लगता है कि एक थॉट प्रोसेस है आपके पीछे, आप थोड़े पर्टिकुलर हैं क्या चीज़ सही है क्या गलत है। क्या ये एक कंसर्न था आपके कि ये जिस नैरेटिव को बयान किया जा रहा है इस कहानी के थ्रू, वो कितना बैलेंस्ड है, वो कितना जस्टिस कर रहा है पूरी चीज़ को? ये एक कंसर्न था, इस पे बात हुई जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो आपको लगा कि हाँ हो रहा है? क्या प्रोसेस चल रहा था जहन में आपके? जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी उसमें। और अगर आप देखें भी, क्योंकि जो अली मोइन साहब हैं उन्होंने इतनी शानदार तरीके से लिखा हुआ उसे, इट्स ब्यूटीफुली रिटन। हाँ, कहीं भी आप तनकीद बहुत सोच समझ के कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बैलेंस एक चीज़ दिखाई, और हैसम साहब ने आगे से उसको पूरा देखा। और मुझे लगता है कि कोई ऐसी तनकीद नहीं होनी चाहिए, ना ही होगी। आपको नहीं लगा कि आपको लगा कि इट्स अ फेयर रिप्रेजेंटेशन? ओके, ठीक है। हैसम साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्योंकि हमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ कैमरा बताई गई थी, तो हमें वो वाली भी और कुछ और भी सुनाएं। तो हैसम भाई के साथ मेरा एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा रहा क्योंकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर से ज़्यादा एक टीचर की तरह अपने एक्टर को लेते हैं, और वो हमेशा छुप छुप के देख रहे होते हैं कि ये काम कर रहा है अपने सीन पे, ये कुछ और तो नहीं कर रहा। तो अक्सर मैं निकल जाता होता था ऐसे ही। तो इनकी एक आदत है जो लोगों को नहीं पता, वो ऐसे ही ना एक वॉक सी लेते हैं, वॉक करते हैं, नजर रख रहे होते हैं, हाँ, और देख रहे होते हैं मेरा एक्टर कहाँ है और कहाँ नहीं, बिल्कुल एक टीचर की तरह। मुझे बहुत पसंद आई। तो क्या मतलब है आपका कि एक टीचर की तरह? ये एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपने मुझे तो किया, मैं चाह रही हूँ ऑडियंस को भी समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं। कि एक टीचर की तरह कि ये इस ड्राइव में से निकले ना, कोई और मामलात ना हो जाएं, जिस फोकस करे अपने काम पे और अपने सीन और अपने कैरेक्टर पे जाके। एक दफा मैंने, वो आ गए थे तो मैं नहीं मिला था, फिर वो जीसी की बसें होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो इस तरफ थे और वो यूं गए और मैं यूं आ गया।
और वो यूं आए और मैं वो आपको चला पता गया। था वो पीछे पीछे आ रहे हैं, आप उनको चक्कर दे रहे थे? हाँ नहीं हाँ, मुझे ये नहीं था कि वो पीछे मेरे आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता लग गया था कि ये अपने एक्टर्स को ही देख रहे हैं, और अगर हाँ। मुझे इन्होंने देख लिया तो इन्होंने कहा कहेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, फालतू क्यों फिर रहे हो यहाँ फालतू पे? क्यों फिर जाके अपने काम पे करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। तो फिर मैंने फिर जब मैं वो बस के पीछे से निकला, और जब मैं वहाँ पर स्पॉट पे जाके खड़ा हुआ, तो मेरे पास उन्होंने आके कहा कि हाँ तुम अपनी वॉक पे काम कर रहे हो, हाँ तुम बहुत चलते हो इधर उधर, आते जाते हो। मतलब आपने उनको थोड़ा सा घुमा दिया, उनको पता है इस बात का क्या? उनको सब पता है। हाँ। तो अच्छा रहा, बहुत ही हम्बल है, कभी वो नहीं करते जिसकी वजह से एक्टर डर जाए या एक्टर को लगे कि मुझे ये करना ही करना है और ये जैसा कह रहा है बस मैं कर दूं। बहुत ही आराम से और बहुत ही तवज्जो से आपकी बात सुनते हैं, और सबसे प्यारी बात कि अगर उनका जितना मर्जी सीन डिज़ाइन हुआ हो, एक डायरेक्टर बड़ा बैठ के डिज़ाइन करता है सीन को अपने, और अगर आप बिल्कुल उनसे कह देना कि सर मैं ये कर लूँ, अगर ऐसे कर लूँ, आपने वो देखा होगा, वो एक शॉट है बंदूक वाला, मैंने वो पकड़ी हुई है बंदूक, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने बड़े ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ था, ये नहीं था उसमें। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं यूं कर लूं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ज़रूर करो। बड़े अच्छे से वो पेश आए, उन्होंने कहा कि जो तुम्हें लगता है कि हो सकता है तुम करो, लेकिन मैं बिल्कुल एहसन भाई के नज़रिए से ही गया आगे। मेरा ये भी होता है कि डायरेक्टर का काम पहले होना चाहिए जो वो चाहता है, बाकी फिर जो उसका काम हो जाए, फिर बाकी आप एक आधी चीज़ अपने पास से भी करते हैं। तलहा के बारे में कुछ शेयर करेंगे? ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह से। तलहा बहुत मेरा भाई है तलहा, बिल्कुल। हमने जूनियर थे वो आपके, राइट? हाँ वो छोटा है मुझसे उम्र में। हाँ, और हमने एक प्ले किया है जिसके बहुत सारे शोज़ किए हमने, इंडिया में भी, चंडीगढ़ में भी, और पाकिस्तान में भी। कबीरा खड़ा बाज़ार में, उसमें मैं भगत कबीर का किरदार निभा रहा हूँ, और वो मेरे भाई और वो जो होते हैं स्टूडेंट, उसका किरदार निभा रहे थे। तो तलहा से मेरी बहुत शानदार है, बहुत ही मासूम आदमी है वो, और बिल्कुल ना भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और मेहनती बहुत है, अपने काम को बहुत बारीकी से देखता है, और बार बार उस पर हार्ड वर्क भी करता है, और वॉन्ट भी होती है उसकी, दोनों चीज़ों से काम करता है। और तलहा ने ही बताया था उन्हें कि मेरे जानने वाले हैं, वो अगर इस कैरेक्टर को करेंगे तो सही होगा। माया के साथ कैसा था एक्सपीरियंस काम करने का? उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये जैसी वो हैं कि वो हैं। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है? कैसी है वो? और नहीं, मतलब वो एक बहुत सीनियर है मेरे लिहाज से, काम के मामले में, समझ के मामले में, अचीवमेंट्स के मामले में। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक सर्टेन टाइप ऑफ एटीट्यूड या कुछ होगा, तो वो नहीं था? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा था। मुझे था कि ठीक है, लेकिन वो जो एक आपका एक होता है ना कि आपको एक ऐसी वाइब नहीं आती किसी से, बड़ा ही स्मूथ काम हो रहा होता है, आपको ज़रा भी नहीं लगता। वाज और माया का ये दो चीज़ें थी कि मुझे नहीं लगा कि मैं टीवी के बहुत बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, हालांकि वो बहुत बहुत कमाल है दोनों। चुलबुली रहती है वो सेट पे, या सीरियस अपने काम पे फोकस कर रही होती है? चुलबुलापन देखा नहीं अभी मैंने उनका। हाँ नहीं, सीरियस ही रहती है, और वैसे नहीं, ख्याल करती हैं, और बहुत ही इज्जत से पेश आती हैं हर इंसान से, और बड़ा ही उनका ये मसला नहीं होता कि अगर वो आ गई हैं तो लोग घबराए फिर रहे हैं या तेज चल रहे हैं, या उन्होंने एक अलग ही बड़ा आराम से मिलजुल के घुल मिल के काम करती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने टाइम निकाला। मुझे तो ये कॉन्वर्सेशन में तो आई कैन कंटिन्यू, मुझे तो इतने मज़े की बातें लग रही हैं, आई थिंक मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा आज आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करूँगी कि जो सुन रहे थे लोग वो भी कुछ उठाएं, कुछ सोचें, कुछ कर लें पिक, और लर्न कर लिया उन्होंने।
आप और किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, कुछ प्लान है या अभी नहीं, कुछ अर्से जी के लिए? मैं लिख रहा हूँ एक चीज़, वो एक सीरीज़ है, उसका नाम है ड्रग्स डायरी। ओके। तो बस यहाँ पर जो हमारे मसाइल होते हैं प्रोडक्शन हम्म, को करने के लिए, वो मेरे हम्म, पास चंद मुट्ठी भर आ जाएं तो तो वो फिर मैं स्टार्ट शुरू करेंगे करूँगा। इंशाल्लाह। तो और लिखाना होता है अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, ऑनलाइन काम कर लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ में, ओके ओके। और आइडिया एंड डेवलपमेंट पे काम करता हूँ। चलिए, हमें तो बड़ा मज़ा आया आपको इस कैरेक्टर में देख के, और वी होप कि हम आपको आगे भी देखते रहेंगे थिएटर इंशाल्लाह के साथ साथ टीवी पे भी इंशाल्लाह। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव रोल्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर शुक्रिया। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स।